जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। अब पास्ट पेपर में से क्वेश्चन ना पूछिएगा, वो वन बाय वन हम सारे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कंसेप्ट में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। जी पूछिए। पब्लिकेशन के लिए तो पेनल्टी इम्पोज होगी कि अगर आपने नेम कंपनी का पब्लिश नहीं किया तो, लेकिन आपने नेम चेंज किया और आपने न्यू नेम को ओल्ड नेम के साथ मेंशन नहीं किया, न्यू नेम के साथ, तब भी कोई पेनल्टी होगी? देखिए, नेम के हवाले से पेनल्टी सेम होगी, चाहे आपने न्यू नेम की पब्लिशिंग के हवाले से वायलेशन की हो या एग्जिस्टिंग के हवाले से की हो, दोनों सूरतों में पेनल्टी होगी। और फिर अगर किसी कंपनी ने अपनी सील के ऊपर मतलब वो नेम वैसे ही नहीं इंग्रेव करवाया तो अब इसके लिए तो वो कंपनी को लायबल होगी। अगर एक पर्सन है वो सील लगाना भूल गया किसी डॉक्यूमेंट पे, उसके लिए तो वो पर्सनली लायबल। हाँ जी, अगर किसी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई डायरेक्टर है वो कंपनी सील लगाना भूल गया तो फिर लॉ ये कहता है कि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर वो डायरेक्टर पर्सनली लायबल होगा, वो फिर कंपनी लायबल, वो कंपनी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं समझा जाएगा। जी, और कोई क्वेश्चन? जी मेरे देखिए, जब नेम चेंज होता है कंपनी का तो जहां कहीं भी कंपनी का नाम मेंशन हो रहा होगा वहां न्यू नेम के साथ ओल्ड नेम मेंशन करना जरूरी होगा। ठीक है, वो चाहे जिस मर्जी जगह पे यूज हो रहा हो। और कोई क्वेश्चन? जी जी, स्पेसिफिक मैनर का मतलब ये है कि जैसे जैसे लॉ ने कहा है उस तरीके से मेंशन करना। जैसे ओल्ड नेम है, न्यू नेम के साथ मेंशन करना। ठीक है, तो जिस तरीके से लॉ ने स्पेसिफाई किया उसी तरीके से हमने इसको पब्लिश करना। स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट को कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, जिसका सेपरेट लीगल स्टेटस, हर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका सेपरेट लीगल स्टेटस हो उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कह सकते हैं। जी, कंपनी का जो नेम है वो ना फादर स्टेट के साथ होना चाहिए ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो किसी भी क्लास में आ जाएगी किसी के साथ, मतलब ऊपर उसमें लिखा हुआ आपको कोई भी कंपनी का नाम नहीं रख सकते जो सील है उसी कंपनी के साथ। जी, एक जगह पे उसने कहा कि जो कंपनी का नेम होगा वो एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम पे अपना नाम नहीं रख सकती, और नीचे उसने कहा कि अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ अटैचमेंट शो करवानी है तो उसके लिए कमीशन की अप्रूवल की जरूरत होगी। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर कंपनी के नाम में शामिल होता है या अटैच होता है, क्या वो एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम नहीं होगा? देखिए, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। यूनिसेफ है फॉर एग्जाम्पल, वो एज कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो वो एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं समझे जाते। चलिए पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question 14. Shafiq and Rahat intend to establish a limited liability company in Lahore for the manufacture of edible oil. Under the provisions of the Companies Act 2017, advise them with regard to the following. जी, advice देनी है हमने। Factors to be considered while selecting the name of the company. कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है, कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे नाम सेलेक्ट करते हुए? अच्छा, मुझे बताइए कि सिर्फ ऊपर वाले 4 पॉइंट या बॉक्स वाले रिस्ट्रिक्शन वाले भी? अच्छा, वैसे नाम सेलेक्ट करते हुए दोनों को जहन में रखते हैं हम। ठीक है, ऊपर वाले भी जो बेसिकली के प्रोहिबिशन है और रिस्ट्रिक्शन वाले भी। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन का पार्ट 2 पढ़े, नेम्स विच में रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन, तो इसका मतलब यह हुआ कि पार्ट 2 में वो रिस्ट्रिक्शन वाली चीजें पूछ रहा है, तो पार्ट 1 में हम फिर उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जो चीज उसने पार्ट 2 में पूछी हो उसे पार्ट 1 में कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता। ये बात समझ आ गई? तो जो पार्ट 1 है इसमें हमने प्रोहिबिशन डिस्कस करनी है 4 पॉइंट, और पार्ट 2 में रिस्ट्रिक्शन कि वो कौन से नेम है जो कमीशन की अप्रूवल के बगैर हम रजिस्टर नहीं करवा सकते। ये क्वेश्चन 14 क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 15. Certain names cannot be given to the company. Explain what such names are and explain who the final authority is regarding allowance or disallowance of any name given to a company. जी,
अब बता डिसाइड कीजिए इसमें क्या सिर्फ प्रोहिबिशन वाले पॉइंट आएंगे या रिस्ट्रिक्शन वाले भी आएंगे? जी जी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में सर्टेन नेम्स कैन नॉट बी गिवन, तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक इसमें दोनों इंक्लूड करने चाहिए। एग्जाम में भी याद रखिए, अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो कि कोई क्वेश्चन का आंसर करते हुए कोई मटेरियल यूज करना है कि नहीं करना, तो बेहतर होता है एडिशनल पॉइंट्स दे देना अगर आपके पास टाइम हो। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल पॉइंट इंक्लूड कर देना वो ज्यादा बेहतर है। यानी इसमें हम प्रोहिबिशन भी इंक्लूड कर देंगे और रिस्ट्रिक्शन वाले पॉइंट भी। अब ये मार्क्स देख के हम डिसाइड करते हैं। इस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं है, इस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं। अगर मार्क्स होते तो हमें अंदाजा हो जाता कि हमने रिस्ट्रिक्शन वाले पॉइंट इंक्लूड करने हैं या कि नहीं करना है। अगर 2 या 3 मार्क्स हो तो सिर्फ हमें प्रोहिबिशन को इंक्लूड करना चाहिए, और अगर 4-5 मार्क्स है तो फिर रिस्ट्रिक्शंस को भी इंक्लूड कर देना चाहिए। हाँ जी, अलाउंस और डिसअलाउंस की फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? कमीशन के पास। नहीं, मैं कह रही हूँ अलाउ और डिसअलाउ करने के लिए फिर वो तो दोनों ही मेंशन करना पड़ेगा। अलाउंस और डिसअलाउंस, देखिए अलाउंस और डिसअलाउंस का कंसेप्ट ऊपर वाले जो 4 पॉइंट्स हैं हमारे प्रोहिबिशन वाले, इनमें भी अराइज हो सकता है, क्योंकि अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज करता है तो स्टिल सब्सक्राइबर के पास ऑप्शन है कि वो कमीशन के पास जा सकते हैं। जी 15 क्लियर? नेक्स्ट 16, प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड पीएल वांट्स टू चेंज इट्स नेम टू प्रिंटिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, नाम चेंज करना चाहते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 डिस्क्राइब द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय पीएल फॉर चेंजिंग इट्स नेम्स एंड मैटर्स टू बी कंप्लाइड विद आफ्टर द चेंज ऑफ नेम। 2 चीजें पूछ रहा है, एक पूछ रहा है कि बताओ मुझे नेम कैसे चेंज होगा, और दूसरा चेंज होने के बाद रिक्वायरमेंट्स क्या फॉलो करिए। नेम कैसे चेंज होगा? कैसे नेम चेंज होगा? सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें कि पहले न्यू नेम की अवेलेबिलिटी इंश्योर कर ले, न्यू नेम रिजर्व करवा ले, पहले रिजर्व करवा लेना बेहतर है, रिजर्व करवा लें, फिर उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और कॉपी और अल्टर्ड मेमोरेंडम रजिस्ट्रार को सबमिट करवाएं। अल्टर्ड मेमोरेंडम कितने दिनों में सबमिट करवाना है? 30 डेज में। कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन 15 डेज में जमा करवानी होती है, लेकिन अल्टर्ड मेमोरेंडम 30 डेज में। उसके बाद रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, जो इस बात का कंक्लूसिव फाइनल एविडेंस होगा कि अल्टरेशन हो चुकी है, सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो गई है। चेंज के हवाले से रिक्वायरमेंट्स कौन सी कंप्लाई करने हैं? चेंज ऑफ नेम के हवाले से मेंशन करना है ओल्ड नेम को न्यू नेम के साथ। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। जी मेरे भाई आप बताइए, कितने दिनों तक ओल्ड नेम के साथ न्यू नेम मेंशन करना है? 60 डेज या 120 डेज? 90 डेज। और किस किस जगह पे मेंशन करना है? हर बिजनेस प्लेस, आउटसाइड एवरी बिजनेस प्लेस, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। जी देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम में भी बेसिकली नेम तो चेंज हो रहा होता है, उसमें भी मेंशन करना चाहिए। जी प्रोडक्ट को भी नहीं मेंशन करोगे, यहाँ पे 2 चीजें हैं, आउटसाइड प्लेस और डॉक्यूमेंट। हाँ बस इसे। प्रोडक्ट 17, discuss the power of registrar when a company is registered with a name not allowed by the act। जी रेक्टिफिकेशन बाय रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कितने अरसे के अंदर अंदर नेम रेक्टिफाई कर सकता है? गलत। रजिस्ट्रार किसी भी वक्त जब उसे फील हो कि नेम गलत रजिस्टर्ड हो गया कर सकता है। जब वो ऑर्डर इशू करता है कंपनी को नेम चेंज करने के लिए, तो फिर कंपनी के पास 30 डेज होते हैं कि कंपनी ने विद इन 30 डेज नेम के अल्टरेशन करने हैं। और अगर कंपनी विद इन 30 डेज अल्टरेशन नहीं करती, खुद नेम रजिस्टर करके न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। ये क्लियर? 17, 18, a change in the name of company requires a special resolution and approval of registrar in writing। explain exceptions to it। exception बतानी है हमने। जब स्टेटस चेंज होता है, यानी पब्लिक से जब कोई कंपनी प्राइवेट में शिफ्ट होती है, प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होती है,
तो नेम में वर्ड प्राइवेट या तो इंक्लूड होता है या डिलीट होता है। ठीक है, इसके लिए रजिस्ट्रार की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है ये भी सुन लें। क्योंकि ये नेम ऑटोमेटिकली इस वक्त चेंज हो जाता है जब कंपनी अपना स्टेटस चेंज करवाने के लिए डॉक्यूमेंट जमा करवाती है। अब स्टेटस, कंपनी का स्टेटस चेंज करना हो, इसका प्रोसेस हमारे सिलेबस में नहीं है। किसी जमाने में होता था, अब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें उसको प्रोसेस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, जब कंपनी प्राइवेट से पब्लिक या पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होती है तो जो नेम चेंज में वर्ड प्राइवेट ऐड या डिलीट होना है, ये भी ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाता है। इसके लिए अलहदा से रजिस्ट्रार की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आ गई? क्या एक कंपनी पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है? तो उसके लिए अलहदा से न्यू नेम रजिस्टर करवाना जरूरी है? नहीं। शर्त यह है कि नाम में सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट, जो प्राइवेट का वर्ड है, ये ऐड या डिलीट होना होगा। क्वेश्चन 19, डज द चेंज ऑफ नेम अफेक्ट एनी राइट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी? नहीं, नेम चेंज होने से राइट्स और ऑब्लिगेशन चेंज नहीं होते और ना ही कोई लीगल प्रोसीडिंग्स बाय और अगेंस्ट कंपनी इफेक्ट होती है। क्वेश्चन 20, a group of persons intend to form a limited liability company with the objective to provide research related services to pharmaceutical companies. In this respect, one of the promoters proposed Pharma Research Authority. एक प्रमोटर ने प्रपोज किया नाम Pharma Research Authority as a name of the proposed company which was liked by all the promoters. प्रपोज कंपनी का नेम जो सारे प्रमोटर्स को बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। Under the provisions of Companies Act 2017, comment on the validity of the name proposed by promoters and suggest how they can overcome the deficiencies, if any, in it. सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये केस जो है, ये जो नाम रखा है, इसमें कोई मसला नजर आ रहा है आपको? लफ्ज अथॉरिटी में मसला नजर। अच्छा, जरा प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन वाली लिस्ट में जाइए और मुझे बताइए कि ये प्रोहिबिशन वाले नाम में फॉल कर रहा है या रिस्ट्रिक्शन वाले? रिस्ट्रिक्शन वाले में कौन सा पॉइंट है? सेकेंड पॉइंट, जिसमें कह रहा है कि अगर नाम ऐसा है जो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या इसका किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी अथॉरिटी से कनेक्शन शो करवा रहा हो, तो हमने उसको कमीशन की अप्रूवल से रजिस्टर होगा। प्रॉब्लम समझ आ गई? अब इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं डेफिशिएंसी को? SCCB से अप्रूवल लेके। केस स्टडी क्लियर हो गई? अच्छा, अब सुनिए, अभी फिलहाल आपने ये नहीं सोचना कि केस स्टडी को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। ठीक है, अभी मैं आपको केस स्टडी समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, कि आपको क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा हो जाए ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है। केस स्टडी में क्वेश्चन क्या पूछा है वो आप इवैल्यूएट करें। अभी सिर्फ इतना सिखा रहा हूं, एनालिसिस करना केस स्टडी का। केस स्टडी को प्रेजेंट करना अभी नहीं सिखा रहा, सिखाना है, हमारे सिलेबस में है, लेकिन वो मैं चैप्टर 13 के एंड पे आप इस पोजीशन पे होंगे कि केस स्टडी को प्रेजेंट कर सके, अटेम्प्ट कर सके, खुद प्रेजेंट कर सके। तो चैप्टर 13 के एंड पे आपको केस स्टडी प्रेजेंट करना मैंने सिखाना है, अभी नहीं, अभी जानबूझ के नहीं सिखा रहा। लेकिन केस स्टडी आप उसमें जो टेक्निकल कंसेप्ट डिस्कस होते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, उनकी हम प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे हैं। रिटन प्रैक्टिस आपकी नहीं करवा रहा, हालांकि एग्जाम में पास होने के लिए रिटन प्रैक्टिस लाजमी है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी स्टार्ट है हमारा। अभी हम इस काबिल नहीं है कि केस स्टडी को सही तरीके से प्रेजेंट कर सके। एनालिसिस करना सीख लें, फिर चैप्टर 13 जब 3 चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद हम इस काबिल होंगे इंशाल्लाह कि एग्जाम लेवल की केस स्टडीज को अटेम्प्ट कर सके। तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको प्रेजेंट किस तरीके से करना है, पहले क्या लिखना है और बाद में क्या लिखना है। क्लियर होगी ये बात? तो अभी आपने इस चीज से परेशान नहीं होना कि इसके मार्क्स ज्यादा पता नहीं इसमें क्या लिखना है। जो लिखना है वो मैं खुद बताऊंगा, अभी नहीं। अभी सिर्फ इतना बताया, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ लग जाती है कि आंसर क्या करना है। चलिए, ये थे हमारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले, वरना फ्रेश कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। जी भाई। मुदारबा कंपनी बनाने के, देखिए कोई भी कंपनी बना, जो मुदारबा कंपनी बनाने के लिए कमीशन की अप्रूवल इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे अगर आप फर्ज कीजिए बैंकिंग बिजनेस करना चाहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अप्रूवल की जरूरत है। ठीक है, तो इसी तरह कुछ बिजनेस ऐसे हैं, तो मुदारबा बिजनेस के लिए भी फिर कमीशन की अप्रूवल की जरूरत है।
यही कंसेप्ट हमने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में भी पढ़ा कि कुछ बिजनेस ऐसे हैं, लाइन ऑफ बिजनेसेस ऐसे हैं जिन्हें आप बगैर किसी अप्रूवल के स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिन्हें स्टार्ट करने के लिए अप्रूवल की जरूरत है। जैसे अगर आपने एयरलाइन का बिजनेस स्टार्ट करना हो तो जाहिर है उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा अथॉरिटी से, एविएशन अथॉरिटी से, वहां से लाइसेंस मिलेगा, फिर वो काम कर सकते हैं। तो याद रखें, पाकिस्तान में कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो बगैर किसी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट के आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट जरूरी है। ठीक है, सम टाइम वो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स या परमिशन कमीशन देगा, सम टाइम जो रेगुलेटरी रेलिवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जैसे मैंने स्टेट बैंक की बात की, वो लाइसेंस इशू करेगी। क्लियर होगी ये बात? और कोई क्वेश्चन? देखिए, पाकिस्तान में अगर किसी कंपनी का नाम रखा जाता है तो SCCP या रजिस्ट्रार डेफिनेटली ये भी देखेंगे कि वो किसी इंटरनेशनल कंपनी का नाम तो नहीं है, और अगर उनका नाम है तो उनकी परमिशन की जरूरत होगी। ये डिटेल प्रोसीजर है, ये हमारे सिलेबस से बाहर है। ठीक है, डेफिनेटली जो नाम है वो इंटरनेशनल कंपनी का भी नहीं यूज करना चाहिए अनलेस कि आपकी उनके साथ एफिलिएशन है और उनकी तरफ से परमिशन है। जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए, ये अब हम यहाँ पे क्लोज करते हैं पास्ट पेपर की डिस्कशन और फिर फ्रेश कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। स्टॉप कर दीजिए, पॉज कीजिए। जी, आज के फ्रेश कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। हमने चैप्टर 12 में स्टार्ट किया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को कवर करना। पहले हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सिलेक्ट किया। हमने देखा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन सी क्लासेस इंक्लूड की जाती है। कौन कौन सी क्लासेस इंक्लूड होती है? नेम क्लास, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास, लायबिलिटी क्लास, शेयर कैपिटल क्लास, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्लास और एसोसिएशन अंडरटेकिंग क्लास। बिल्कुल ठीक है। फिर हमने वन बाय वन हर क्लास को डिटेल में स्टडी करना शुरू किया। पहले हमने नेम क्लास पढ़ी, उसके बारे में स्टडी किया कि नेम क्लास में हम नेम को सिलेक्ट करते हुए किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, नेम को बाद में रजिस्टर होने के बाद चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, उसकी रेक्टिफिकेशन किस तरीके से होगी, चेंज करने के बाद कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जिनको फॉलो करना है, वगैरह वगैरह। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं दो और क्लासेस। एक है हमारी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास और दूसरी है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। ये दो क्लासेस हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। कौन कौन सी? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास, ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हमने क्या पढ़ा था, होता क्या है? जिसमें कंपनी का सब्सटेंशियल रेवेन्यू या एसेट्स हो, विच एवर इज हायर। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है वो कोई भी लीगल बिजनेस हो सकता है, इलीगल नहीं होना चाहिए, इलीगल प्रोहिबिटेड है। प्लस अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसके लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है तो रिस्ट्रिक्टेड, तो उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी रेलिवेंट अथॉरिटीज से। ये हम प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस एक दफा रजिस्टर्ड हो जाए और उसको चेंज करना हो तो उसकी अल्टरेशन या चेंज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वो ये बताता है कि अगर आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज करना चाहते हैं, दो रीजंस हो सकते हैं। या तो आप कोई ऐसा बिजनेस ऐड करना चाहते हैं जो पहले नहीं था, पहले आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नहीं था, अब आप उसको अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बना सकते हैं। अगर तो रूटीन नेचर का बिजनेस है फिर तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर अब जिसको आप न्यू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के तौर पे अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिस बिजनेस को न्यू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के तौर पे अडॉप्ट करना चाहते हैं, अगर वो ऐसा है जो रिस्ट्रिक्टेड है, तो फिर आपको पहले उसका लाइसेंस या अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद मेमोरेंडम की अल्टरेशन कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। यानी अगर तो बिजनेस ऐसा है न्यू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो रेगुलर नेचर का है, जिसके लिए कोई लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं है, उसमें तो आप डायरेक्ट अल्टरेशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर वो बिजनेस ऐसा है जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, जिसके लिए लाइसेंस अप्रूवल की जरूरत है, तो याद रखें अब डायरेक्ट मेमोरेंडम की अल्टरेशन की तरफ नहीं जाना, बल्कि पहले क्या करना है,
लाइसेंस एक्वायर करना है, अप्रूवल लेनी है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? अच्छा आगे चलते हैं। प्रोसीजर सिंपल। क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आप बताइए, अभी मैंने सिखाया नहीं, फर्ज कीजिए आपको, आप बताइए अगर मेमोरेंडम की अल्टरेशन करनी है क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन, और उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद रजिस्ट्रार को कब सबमिट करवाना है अल्टर्ड मेमोरेंडम? विद इन 30 डेज। अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स विद इन 30 डेज हम सबमिट करवाते हैं। और उसके बाद अगर जरूरत पड़े, यानी अगर नेम कंपैटिबल नहीं, आपको पता है नेम जो है वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। अगर जरूरत पड़े यानी नेम और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कंपैटिबल ना हो तो फिर आपको नेम भी चेंज करना पड़ेगा। याद है ना ये रिक्वायरमेंट कि जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है और नेम ये मैच होने चाहिए, इन लाइन होने चाहिए एक दूसरे के साथ। तो ये हमारा कंसेप्ट है प्रोसीजर फॉर अल्टर। इसमें अहम चीज नोट कीजिए कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की अल्टरेशन के लिए कमीशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम कमीशन। क्लियर हो गई ये बात? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन समझ आ गई? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करते हुए किन चीजों का ख्याल रखना है? वो इलीगल नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो हमें रेलिवेंट लाइसेंस या अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की अल्टरेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या स्टेप्स हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज, चेंज नेम इफ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नेम अलाइनमेंट में नहीं। इसमें कोई प्रॉब्लम? ये सिंपल कंसेप्ट था। क्लियर? आगे चलते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास को चेंज करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मुझे बताइए क्या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास आप जानते हैं? हर कंपनी जिसने मेमोरेंडम रजिस्टर करवाया, मेमोरेंडम में एक क्लास फिल करती है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। जरा सोच के मुझे बताइएगा उस क्लास में क्या लिखा जाता है? प्रोविंस जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, या पार्ट ऑफ द पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द प्रोविंस, जैसे इस्लामाबाद वगैरह। ठीक है, ये लिखा जाता है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मेमोरेंडम रजिस्टर है रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ने कोई नोटिस कंपनी को इश्यू करना है, क्या वो नोटिस इश्यू कर सकता है? किस एड्रेस पे इश्यू करेगा? रजिस्टर मेमोरेंडम को देखेगा? गलत, क्योंकि मेमोरेंडम में कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखा होता, उसमें तो सिर्फ प्रोविंस लिखा होगा, कंप्लीट एड्रेस नहीं। कंप्लीट एड्रेस कंपनी ने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलहदा से रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना होता है, अलहदा से रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना होता है विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और अगर बाद में चेंज करना हो तो विद इन 15 डेज ऑफ चेंज, चेंज के 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बताना होता है। ये रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस कंपनी रजिस्ट्रार को क्यों देती है, या दूसरे अल्फाज में रजिस्टर्ड ऑफिस होना क्यों जरूरी है? ताकि जितने भी नोटिस और कम्युनिकेशन वगैरह है जो ऑफिशियली कंपनी को सेंड करने हैं वो कंपनी को उस एड्रेस पे किए जा सके। याद रखिए कंपनी के ऑफिस बहुत से हो सकते हैं, ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस वगैरह, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही होगा। और उसका बेसिक पर्पस यही होता है, अगर आपने कंपनी के साथ किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन करनी है रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे करें। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस और हेड ऑफिस में फर्क है। नॉर्मली हम हेड ऑफिस वर्ड बोलते हैं जहां पे सारी कंपनी की मैनेजमेंट बैठी होती है, लेकिन लॉ में उसे क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस। और आपने इसी को यूज करना है टर्म को। रजिस्टर्ड ऑफिस समझ लगे क्या है? ठीक है, और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस कब देना है रजिस्ट्रार को? इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर, और बाद में जब कभी चेंज हो 15। अच्छा, अब यहां पे सबसे अहम चीज ध्यान में रखिएगा, यहां से 2 कंसेप्ट है, एक है चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस और एक है चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। दोनों में फर्क है। एक कंसेप्ट क्या है? चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, और दूसरा कंसेप्ट क्या है? ये रजिस्टर्ड ऑफिस। चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस
और दूसरा कंसेप्ट क्या है, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। फर्क क्या है सुन लीजिए। अगर कंपनी लाहौर में फर्ज कीजिए माल रोड में उसका ऑफिस है और वो माल रोड से शिफ्ट करती है गुलबर्ग में, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ? क्या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज हुई? क्लास क्यों नहीं चेंज हुई? विद इन द सेम प्रोविंस। अगर फर्ज कीजिए कराची से मुल्तान ऑफिस शिफ्ट किया, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज हुई? वो भी चेंज हो। एग्जाम में आपने बड़े ध्यान से ये देखना है कि वो रजिस्टर्ड ऑफिस सिर्फ चेंज हो रहा है या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज हो रही है। दोनों के प्रोसीजर डिफरेंट है। पहले हम स्टडी करते हैं अगर सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो यानी विद इन सेम प्रोविंस चेंज हो तो वो किस तरीके से होगा। नॉर्मली तो हमें पता है हर कंपनी ने जिसने मेमोरेंडम रजिस्टर करवाया 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस। फर्ज कीजिए रजिस्टर्ड ऑफिस इंटीमेट कर दिया 30 दिन के अंदर, उसके बाद साल 2 साल 3 साल के बाद अब कंपनी ये चाहती है कि अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करे। ये इस सड़क पे रजिस्टर्ड ऑफिस है वो 7 वाली गली में शिफ्ट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है? बिल्कुल, ताकि आइंदा से जो भी इनके नोटिस कम्युनिकेशन वगैरह है वो न्यू एड्रेस पे जा सके। तो अब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ, चूंकि सेम प्रोविंस में है, क्लास चेंज नहीं होगी, मेमोरेंडम में अल्टरेशन नहीं होगी। कंपनी ने सिर्फ रजिस्ट्रार को इतला देनी है विद इन 15 डेज ऑफ चेंज कि सर हमने अपना ऑफिस चेंज कर लिया है, ये नया एड्रेस है कंप्लीट, जो भी नोटिस कम्युनिकेशन हो इस एड्रेस पे भेजा करें। ये बात समझ आ गई? अच्छा मुझे बताइए, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, क्लास नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, इसके लिए अप्रूवल किसकी रिक्वायर्ड है? डायरेक्टर्स की, मेंबर्स की, रजिस्ट्रार की या कमीशन की? पहले मुझे बताइए, कमीशन की अप्रूवल रिक्वायर्ड है? नहीं, कमीशन और रजिस्ट्रार की तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। कमीशन और रिक्वायर्ड नहीं है, क्यों? मेमोरेंडम में अल्टरेशन हो ही नहीं रही, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल होगी रिक्वायर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको अप्रूव करेंगे, ठीक है। मेंबर्स की रेजोल्यूशन भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम और अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा अब मुझे बताइए, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया, कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रार को इतला देनी है? सिचुएशन बदलते हैं। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट रजिस्ट्रार ऑफिस है, ठीक है। टोटल कितने हैं हमने पढ़ा था? 8। बताइए पंजाब में कितने हैं? पंजाब में कितने और किस किस जगह पे है? लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद। यानी जिस जगह पे ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, जिस जगह पे ज्यादा कंपनी रजिस्टर्ड होती है, वहां उन्होंने रजिस्ट्रार बैठा दिया ताकि कंपनीज को रजिस्ट्रेशन में आसानी हो। मुझे बताइए, लाहौर से हमने ऑफिस शिफ्ट किया मुल्तान, लाहौर से ऑफिस शिफ्ट किया मुल्तान, मेमोरेंडम में अल्टरेशन जरूरी है? क्या रजिस्टर्ड ऑफिस को रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है? रजिस्ट्रार को नहीं इतला देनी, नहीं तो रजिस्ट्रार तो पुराने पते पे नोटिस भेजता रहेगा और हमें मिलेंगे नहीं। रजिस्ट्रार को भी इतला देनी है, कब? 15 डेज के अंदर अंदर। अच्छा अब मुझे बताइए कि जब हम ऑफिस चेंज करेंगे हमारा रेलिवेंट रजिस्ट्रार वो भी चेंज हो जाएगा कि नहीं? तो जितना भी हमारा फिजिकल रिकॉर्ड है जो रजिस्ट्रार को जमा करवाना होता है, अब क्या इस तरह होना चाहिए कि अभी तक का सारा रिकॉर्ड पिछले रजिस्ट्रार के पास, ऑनवर्ड सारा रिकॉर्ड अगले रजिस्ट्रार के पास, इस तरह होना चाहिए कि सारे का सारा रजिस्ट्रार सारे का सारा रिकॉर्ड एक ही रजिस्ट्रार के पास होना चाहिए? एक के पास? किसके पास? न्यू वाले के पास, करेक्ट। इसीलिए अगर आप सिंपल ऑफिस चेंज करें 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है। अगर ऑफिस चेंज किया रजिस्टर्ड ऑफिस, लेकिन रजिस्ट्रार भी चेंज हो रहा है, रेलिवेंट ज्यूरिसडिक्शन की चेंज हो रही है, तो अब आपने रजिस्ट्रार को भी इतला देनी है, पुराने को भी नए को भी, और सारे का सारा रिकॉर्ड जो है ये भी न्यू रजिस्ट्रार को ट्रांसफर करना है। और अगर नेक्स्ट स्टेप पे
अगर आप प्लेस चेंज हो रहे हैं, प्लेस चेंज कर रहे हैं और एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जा रहे हैं, अब क्या करना है? अब मेमोरेंडम की अल्टरेशन भी आ जाएगी। ये तीसरा लेवल है। 3 तरह के चेंजेस मैंने आपको बताए हैं। एक विद इन सेम प्रोविंस एंड सेम रजिस्ट्रार, दूसरा विद इन सेम प्रोविंस बट रजिस्ट्रार डिफरेंट है, उसमें सिर्फ एक काम हमने एक्स्ट्रा करना होता है, रिकॉर्ड सारा न्यू रजिस्ट्रार को ट्रांसफर करना। अब तीसरा लेवल क्या है? एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में आ रहा है। अच्छा, इसमें पहले सुन लीजिए मसला क्या है जिसकी वजह से कमीशन को इंटरफेयर करना पड़ा इस इश्यू में। क्या ये पॉसिबल है कि कराची में ऑफिस हो, हम कराची के इन्वेस्टर्स से उधार लें और फिर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस लाहौर में शिफ्ट कर लें? कराची वाला इन्वेस्टर जब अपने पैसे मांगे हम उसे कहे लाहौर में आ जाओ, तो लाहौर में आए टाइम लगा के, और हम उसे कहें नहीं सर अभी अरेंज नहीं हो सके, अभी हमारे पास था, ये 2 घंटे पहले ही दूसरा बंदा है उसको पार्टी को पेमेंट किया है, पैसे खत्म हो, अगले हफ्ते आइएगा। उसको तंग करने के लिए कर सकते हैं, वो बेचारा 2-3 चक्कर लगाएगा फिर सबर कर लेगा अपनी अमाउंट पे। इस तरह की प्रैक्टिस हो सकती है। इसीलिए कमीशन ने यह कहा कि अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं कोई इशू नहीं है मुझे, वो आप चेंज कर लें, लेकिन अगर प्लेस क्लास चेंज कर रहे हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज कर रहे हैं, तो इसमें रिस्क ये है कि आपके मेंबर्स और मेंबर्स के साथ साथ आपके क्रेडिटर्स जिनको आपने पेमेंट करनी है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो मैं क्रेडिटर्स और मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा, इंश्योर करूंगा। इसीलिए उसने कहा अगर आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास चेंज करना चाहते हैं तो जब तक मेरी तरफ से ऑर्डर नहीं होगा ना, रजिस्ट्रार को कह दिया खबरदार तुमने ये चेंज की रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, तो इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। ठीक है, अब सुनिए, अगर हम एक रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना है? सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज करने के लिए। फिर पहले हमारा रूल यह था कि स्पेशल रेजोल्यूशन के फिर 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को ऑर्डर मेमोरेंडम जमा करवाते थे। अब रजिस्ट्रार के पास नहीं जाना, फौरी कमीशन के थ्रू आना है, कमीशन को अप्लाई करना है। किस चीज के लिए अप्लाई करना है कमीशन को? ऑर्डर लेने के लिए कि सर हमें इजाजत दीजिए हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज कर लें। क्या कमीशन फौरी तौर पे इजाजत दे देगा या वो देखेगा इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स को? अच्छा, यहां पे इसके बाद हमारा सिलेबस साइलेंट है, लेकिन आगे चल के हम एडवांस लेवल पे स्टडी करेंगे कि कमीशन फिर क्रेडिटर्स से पूछता है कि भाई आप लोगों को किसी किस्म का इतराज है तो अपना इतराज फाइल करें। और अगर किसी क्रेडिटर को इतराज हो ना या मेंबर को इतराज हो कि सर हम तो कराची में थे, आगे चल के एक और पॉइंट आएगा कि कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग है ना, जनरल मीटिंग ये रजिस्टर्ड ऑफिस में हुआ करती है। अगर मेंबर कहे सर हम तो कराची के रहने वाले, लाहौर थोड़ी आ सकते हैं हम, या क्रेडिटर कहे सर हम तो पेमेंट लेने के लिए बार बार ये हमारे चक्कर लगवाएंगे, अगर दोनों में से किसी को भी इतराज हो वो कमीशन को कहता है सर हम राजी नहीं है। कमीशन चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई है, चाहे ये 2-3-4% के इन्वेस्टर क्यों ना हो, कमीशन कहेगा अब इनको राजी करो, इनकी पेमेंट वगैरह इनको दो और फिर उसके बाद मैं ऑर्डर तुम्हें दूंगा, वरना ऑर्डर नहीं मिलेगा। यानी ये सिंपल सी लाइन है कि कमीशन ऑर्डर इशू करने से पहले मेंबर और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को वॉच करेगा, वो सचमुच में वॉच करता है, ताकि बाद में इनको प्रॉब्लम ना हो। जो नाराज हो यानी इस चेंज से एग्री नहीं करते, उनको फिर पैसों को सेटल करना पड़ता है। जब ये स्टेप हो जाएगा इसके बाद कमीशन ऑर्डर इशू कर देगा, ऑर्डर की एक कॉपी कमीशन भेजेगा कंपनी को और दूसरी कॉपी भेजेगा रजिस्ट्रार को। सोच के बताइए, क्या रजिस्ट्रार कमीशन से ऑर्डर मिल गया फौरी तौर पे चेंज रजिस्टर कर देगा? क्यों नहीं करेगा? रजिस्ट्रार के पास जब कमीशन का ऑर्डर आ गया फौरी तौर पे चेंज, क्योंकि अभी उसके पास ऑर्डर मेमोरेंडम ही नहीं आया, चेंज किसको करेगा? ऑर्डर मेमोरेंडम ही नहीं आया, वो वेट करेगा। कंपनी की जिम्मेदारी है फिर कि अब ऑर्डर, कमीशन का ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास जाए, उससे कहे सर रजिस्टर कर लीजिए। अब इसको कंपेयर कीजिए, नॉर्मल जो केस होते हैं जैसे अभी हमने पढ़ा
प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वाला, इसमें भी मेमोरेंडम को 30 दिन के अंदर जमा करवाना था, लेकिन 30 दिन कहां से काउंट हुए? स्पेशल रेजोल्यूशन से। इस केस में 30 दिन कहां से काउंट हो रहे हैं? कमीशन के ऑर्डर से, क्योंकि कमीशन हो सकता है कुछ टाइम ले इस सारे प्रोसेस में, इसलिए यहां पे जो 30 डेज होंगे कमीशन के ऑर्डर से काउंट किए जाएंगे। हाँ, अगर कंपनी इस टाइम को एक्सटेंशन लेना चाहती है इस टाइम में, तो वो एक्सटेंशन कमीशन दे सकता है। बस वो कहेगा सर रीजन बताइए पहले कि एक्सटेंशन लेना क्यों चाहते हैं, एक्सटेंशन मिल सकती है। और नेक्स्ट, जब ऑर्डर की कॉपी और अल्टर्ड मेमोरेंडम रजिस्ट्रार को सबमिट करवा दिया जाएगा, रजिस्ट्रार क्या करेगा? सर्टिफिकेट इशू कर देगा, और ये सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस होगा। ये कंक्लूसिव एविडेंस लॉ में किसको कहते हैं? फाइनल अप्रूवल को। यानी ये फाइनल एविडेंस है, सबूत है इस बात का कि कंपनी ने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है। और रजिस्टर जो रिकॉर्ड है, अब डेफिनेटली जब प्रोविंस चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली रजिस्ट्रार भी चेंज हो रहा होगा, तो हमने अपना फिजिकल रिकॉर्ड भी ट्रांसफर करवाना है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? दोनों कंसेप्ट इजी हैं। फिर से स्टडी करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। हमने आज 2 क्लासेस को स्टडी किया। कौन कौन सी क्लासेस? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास। पहले बताइए कि आपको पता है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास की डेफिनेशन क्या है? कि सब्सटेंशियल रेवेन्यू या एसेट विच एवर इज हायर, उसमें कंपनी इंगेज हो, वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा। मेमोरेंडम के हवाले से रिक्वायरमेंट क्या है? मेमोरेंडम के हवाले से पिछला कंसेप्ट कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को मेमोरेंडम में मेंशन करेंगे, ये नाम के साथ अलाइनमेंट में होगा। और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऐसा नहीं हो सकता जो इलीगल हो या रिस्ट्रिक्टेड हो अनलेस के अप्रूवल या लाइसेंस ले लिया गया है। आज हमने पढ़ा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज करना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? स्टेप नंबर 1 स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। स्टेप नंबर 2 अल्टर्ड मेमोरेंडम रजिस्ट्रार को दे 30 दिन के अंदर। स्टेप नंबर 3 अगर नेम और न्यू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अलाइनमेंट बनी है तो नेम को चेंज करें। इसके बाद रजिस्ट्रार सर्टिफाई कर देगा कि चेंज रजिस्टर्ड हो गया। ये था प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट कौन सी क्लास हमने चेंज की है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। रजिस्टर्ड ऑफिस होता कौन सा है? वो ऑफिस जिसके एड्रेस पे ऑफिशियल कम्युनिकेशन नोटिस वगैरह इशू किए जाते हैं। ठीक है, ये मेमोरेंडम में मेंशन नहीं होता, ध्यान में रखिए। मेमोरेंडम में सिर्फ प्रोविंस मेंशन होता है, कंप्लीट एड्रेस मेंशन नहीं होता। कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस रजिस्ट्रार को कब देना होता है? इनकॉर्पोरेशन के फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर, और बाद में जब कभी चेंज हुआ है 10 डेज के अंदर। क्या रजिस्टर्ड ऑफिस एक दफा रजिस्टर हो जाए चेंज हो सकता है? यस। ये एग्जाम क्वेश्चन के हवाले से बता रहा हूं, 3 तरह की चेंजेस हो सकती हैं। पहली चेंज सेम रजिस्ट्रार के अंदर, दूसरी चेंज जब रजिस्ट्रार डिफरेंट हो, तीसरी जब प्रोविंसेस डिफरेंट हो। अगर सेम रजिस्ट्रार में चेंज हुआ तो क्या करना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फैसला करेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे और 15 दिन के अंदर अंदर नोटिफाई कर देंगे रजिस्ट्रार को। सिंपल। अगर प्रोविंस सेम है, रजिस्ट्रार डिफरेंट है, सेम प्रोसेस, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करें, 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को इंटीमेट करें, प्लस एक स्टेप और क्या, रिकॉर्ड सारा फिजिकली ट्रांसफर करें। और अगर एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में ट्रांसफर हो रहा है तो फिर क्या करना है? हाँ, अब यहां पे कहानी लंबी है। सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास, फिर रजिस्ट्रार के पास नहीं जाना, कमीशन के पास। कमीशन फौरन ऑर्डर इशू कर देगा क्या? वो देखेगा इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स। अगर वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हैं तो फिर वो ऑर्डर इशू कर देगा। और ऑर्डर इशू करने के साथ, यानी जिस दिन का ऑर्डर इशू करेगा 7 दिन के अंदर अंदर उसकी कॉपी कमीशन एक कॉपी भिजवाएगा कंपनी को, एक रजिस्ट्रार को। उस ऑर्डर के दिन के अंदर अंदर, ऑर्डर इशू होने के, रिसीव होने के नहीं, रिसीव होने के, इशू होने के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी ने अपने अल्टर्ड मेमोरेंडम को सबमिट करवाना है रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार उनको रजिस्टर कर देगा और सर्टिफाई कर देगा। यहां पे लॉ ने टर्म यूज किया सर्टिफाई करेगा।
ये नहीं कहा रजिस्टर करेगा, ये नहीं कहा न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा, ठीक है, ये नहीं कहा उसने न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑर्डर्ड मेमोरेंडम, आपको पता है नेम क्लास चेंज होती है तो उसमें उसने न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहा था। यहाँ पे मेमोरेंडम तो रजिस्टर हो जाता है ऑर्डर्ड, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नया नहीं होता, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में नाम मेंशन होता है। अच्छा, अब इसके बाद रजिस्टर हो गया, अब फिजिकली रजिस्ट्रार चेंज हुआ ना, तो क्या फिजिकली जितना भी हमारा रिकॉर्ड था वो न्यू रजिस्ट्रार को ट्रांसफर होगा? बिल्कुल होगा। ये हमारे कंसेप्ट है चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस का। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी। थर्ड पॉइंट में, हाँ, अगर नेम चेंज करना है तो जो नेम चेंज करने वाली रिक्वायरमेंट है वो भी साथ ही साथ कर लेंगे। यानी जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी ना जिस दिन, ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वाली, उसी रेजोल्यूशन में, उसी मीटिंग में हम नेम वाली भी चेंज करवा लेंगे। तो ये दोनों अलग अलग काम नहीं हो रहे होंगे, उस सूरत में इकट्ठे हो रहे होंगे। एक ही प्रोसेस में नेम भी चेंज हो जाएगा और उसी प्रोसेस में हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस भी चेंज हो जाएगा। कमीशन जो ऑर्डर इशू करेगा वो न्यू और ओल्ड दोनों को होगा, वो दोनों को होगा। जो ऑर्डर्ड मेमोरेंडम, देखिए जब हम ये कहते हैं ना डॉक्यूमेंट से सारी ट्रांसफर करेंगे, तो फिर सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स हम न्यू रजिस्ट्रार को ट्रांसफर करवाएंगे। उसमें पिछला रिकॉर्ड भी था सारा, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी भी, कमीशन का ऑर्डर भी, ऑर्डर्ड मेमोरेंडम भी। नहीं, ओल्ड के पास है, ओल्ड का तो हमारा आप ताल्लुक ही खत्म हो गया ना। ओल्ड से तो एक दफा ओल्ड से रजिस्ट्रेशन ले ली, सर्टिफिकेट ले लिया ना, उसके बाद ओल्ड का हमारा ताल्लुक खत्म। हम सारा रिकॉर्ड जो है न्यू रजिस्ट्रार को हैंड ओवर कर देंगे। ये अभी जो सर्टिफिकेट होगा ये हम पहले ओल्ड के पास रजिस्टर करवाएंगे, उसके बाद हम न्यू के पास ले जाके उसको हैंड ओवर करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ओल्ड से पहले क्लियरेंस ले लेंगे ना, सारी क्लियरेंस होगी तो फिर उसके बाद ये ना हो कि जैसे जिस तरह होता है कि फर्ज कीजिए आपने अगर एक ही बैंक में एक ब्रांच में अकाउंट खुलवाया, उसके बाद आपने फर्ज कीजिए दूसरी ब्रांच में अकाउंट खुलवा, फर्ज कीजिए अगर इजाजत है सिर्फ एक अकाउंट खुलवाने की एक बैंक में, तो पहले आप पिछला अकाउंट क्लोज करवाएंगे फिर अगला ओपन करवाएंगे ना, उसी तरह ये कहा। और कोई क्वेश्चन? नंबर ऑफ क्रेडिटर्स या मेंबर्स यहाँ पे मेंशन नहीं किए। नॉर्मली लॉ मेंशन करता है कि कितने परसेंट क्रेडिटर या कितने परसेंट मेंबर, यहाँ पे मेंशन नहीं। किसका मतलब अगर एक क्रेडिटर भी ऐसा है, एक मेंबर भी ऐसा है जो कि एतराज करता है, तो फिर उसको सेटल किया जाएगा जी। क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन अभी नहीं हम करेंगे, क्वेश्चन हम करेंगे आपको पता है, पहले आप घर जाके इस कंसेप्ट को रीड करेंगे, इसके बाद इन क्वेश्चंस को खुद से रीड करें क्वेश्चन को और सोचे कि क्या हो सकता है, वरना अभी मैं करवा दूंगा ना, हो सकता है आपके जहन में घर जाए तो कोई नया पॉइंट आ जाए। अच्छा, आज जो करवाया, चलिए इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए, वो कह रही है कि आज के क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, पूछ लीजिए। क्वेश्चन 17 जी, बताइए 17 में। हाँ, नॉट अलाउड बाय, अगर कोई कंपनी ऐसे नाम के साथ रजिस्टर हो जाए जो एक्ट ने अलाउ नहीं किया, तो क्वेश्चन आपके जहन में ये आ रहा है कैसा पॉसिबल कैसे है? क्वेश्चन क्या आपका इसमें? पहले तो मुझे ये बताइए, क्या आप एग्री करती हैं इससे कि कंपनी किसी ऐसे नाम के साथ रजिस्टर हो सकती है जिसकी लॉ ने इजाजत ना दी हो सकती है। कैसे? हाँ, वो कैसे होगी? वो रजिस्ट्रार की गलती होगी असल में। रजिस्ट्रार उस वक्त सोया होगा, रजिस्ट्रार उस वक्त जल्दी में होगा, हो सकती है, लेकिन गलत हुआ ये काम, और किसकी गलती से हुआ? अब इसको सुधारेगा भी कौन? ठीक है, वो फिर कंपनी को ऑर्डर इशू करता है, कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर उसको करेक्ट करना होता है। ये इसीलिए तो रेक्टिफिकेशन यूज हुआ इस कंसेप्ट के साथ, चेंज का वर्ड यूज नहीं हुआ। और की क्वेश्चन? देखिए, जहां पे लफ्ज सर्टिफाई यूज होता है इसका मतलब यही होगा सर्टिफिकेट, लेकिन कौन सा सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं, जनरल सर्टिफिकेट कि आपने इस चीज के हवाले से सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी है, इस चीज का सर्टिफिकेट होगा।
चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।